राइज। अब आता है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। शुरुआत में अंग्रेजों ने सीधा जंगल उगाने नहीं शुरू करे। शुरू में इन्होंने क्या करा, जो जंगल थे उसकी लकड़ियां निकालनी शुरू कर दी। पहले तो जंगल को एक्सप्लॉइट करेंगे ना, जो ऑलरेडी नेचुरली लाखों साल से जो पैदाइश थी, प्रोडक्ट्स थे, वो ले गई। उसके बाद अब ले आए वो प्लांटर्स को, और उन्होंने बोला जहां जहां पर कल्टीवेशन हो सकता है कल्टीवेशन करो। फिर उसके बाद वो अनाज और टी कॉफी ये सब। लेकिन फिर यहां पर उनका 1850s के बाद काम बढ़ गया। काम क्या बढ़ गया, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे अधिकार क्षेत्र ले लिए गए, और ब्रिटेन का जो सरकार था, रानी राजा जो भी सरकार थी, उसने इंडिया के ऊपर सीधा कंट्रोल मार दिया। अब जब उसने बोला यार अब इंडिया तो हमारा ही देश है ना, एक तरीके से हम ही तो चला रहे हैं इंडिया को, तो अब इंडिया के अंदर हमें दूर दूर तक जाने के लिए सुविधाएं चाहिए, तो रेल का विकास करना है। रेल का इंट्रोडक्शन की वजह से फिर इंडिया के अंदर कमर्शियल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री? इंडिया में तो नेचुरल फॉरेस्ट्री चल रही थी ना, जंगल थे, वहां पर आदिवासी लोग रहते थे, और वो अपनी डे टू डे लाइफ के लिए सारी चीजों के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे। देयर वाज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्पीशीज नेचुरल फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज। When forest products are produced by man-made activities, देखो पहले जंगल इंसान नहीं बना रहा था, आप समझ रहे हो? पहले जो आदिवासी हनी भी वहीं से ला रहा है, हर्ब भी वहीं से ला रहा है, रोप बनाने का भी वहीं से ला रहा है, हट बनाने का भी लकड़ी वहीं से ला रहा है, खाना पकाने की लकड़ी भी वहीं से ला रहा है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ला रहा है, बट वो नेचुरल हो रहा है, वो आदिवासी खुद नहीं लगा रहे वो जंगल। कमर्शियल फॉरेस्ट्री में इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से जंगल बनाएगा। किसके हिसाब से बनाएगा? अपनी जरूरत के हिसाब से जंगल बनाएगा। जो पेड़ है उसको फायदेमंद है वही पेड़ वो उन जंगलों में लगाएगा, वो नेचुरली नहीं उगेंगे। दिस इज नोन एज कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तीन चीजें मैंने यहां पर शामिल की हैं। एक, सबसे पहले तो सर आपको अगर कमर्शियल फॉरेस्ट्री करनी है तो जंगल को ही सरकार को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा सर। और सारे आदिवासी नेताओं ने क्या बोला? ये जंगल तुम्हारी थोड़ी है, ना मेरी है ना तुम्हारी है, ये तो भगवान की दी गई चीज है, हमको इसको प्रोटेक्ट करना है। बस इस प्रोटेक्शन के लॉ के खिलाफ गए ये लोग। उसके बाद सेकंड थिंग था, इसका असर क्या पड़ा लोगों की जिंदगी में। फॉरेस्ट्री जब कमर्शियलाइज कर दी गई तो वहां के लोकल लोगों के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि फॉरेस्ट में एक कल्चर प्रैक्टिस होता था जिसको कहते थे हंटिंग, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो जो ट्राइबी हंटिंग के लिए जाने जाते थे, वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के लिए फॉरेस्ट पर निर्भर थे। पर सर वो भी जब हंटिंग करते थे तो वो ट्रॉफी हंटिंग नहीं करते थे, वो कौन सी हंटिंग करते थे? वो सबसिस्टेंस हंटिंग करते थे। सबसिस्टेंस हंटिंग मतलब सर्वाइवल के लिए। यार मुझे ये डियर मारना है तो डियर मारना है, वो शेर नहीं मार रहा था। आप समझ रहे हो? पुराने जमाने के लोग शेर नहीं मार रहे थे, वो उस शेर को मार रहे होंगे जो आदमखोर होगा। फिर क्या वो ऐसा था? वो देखा आपने, वो एक दिन में उन्होंने 8 टाइगर मार के लाश बिछा रखी थी। एक दिन में एक आदमी ने 8 टाइगर मार रखे थे। कैन वी बिलीव इट? 8 टाइगर। उसको खाना था क्या अधिकारी को, ब्रिटिश ऑफिशियल को या राजा को? खाना नहीं था उसको। उसको तो क्या करना था? अपना पॉइंट्स बढ़ाना था, कौन कितने शेर मारेगा, इससे उसका नाम बढ़ता था, वर्चस्व बढ़ता था। कौन कितने लेपर्ड्स मारेगा, कौन कितने वुल्व्स मारेगा। वहां प्रोबेबली डियर्स की हंटिंग या जो खाने वाले जानवरों की हंटिंग थोड़ी होती थी, क्योंकि वो तो कमजोर जानवर है ना। ये अधिकारी डियर को छोड़ देते थे, वो शेर के पीछे पड़े हैं बस, वी वांट दैट। तो हंटिंग के ट्रेडिशंस में थोड़ा सा बदलाव आएगा। द फर्स्ट आईजी उत्तराखंड के पेपर में आया, ये नाम पूछा गया था किसका? डीट्रीज ब्रांडिस का। क्योंकि मैं बता रहा हूं उत्तराखंड का जंगलों से बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है कॉलोनियल एरा से। हमारे यहाँ पर वनों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वन पंचायत। सुना है आप लोगों ने अपने गांव में वन पंचायतें होती है ना? होती है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जितने भी फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट लॉ से ही गवर्न होते हैं। उन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में से उत्तराखंड को छोड़ करके किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वन पंचायत का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज ओनली इनहेरिटेड बाय उत्तराखंड। इनहेरिट करता है उत्तराखंड कॉलोनियल एरा से। उनको ये वन पंचायत का अधिकार अंग्रेजों के जमाने से प्राप्त है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो जब उत्तराखंड में फॉरेस्ट करेंगे ना, वहां पर मैं आपको सारा वन पंचायत का सिस्टम क्या स्ट्रक्चर ये सब होता है, सरपंच मुखिया होता है जिसका। तो ये जो डीट्रीज ब्रांडिस है ये भी पूछ लेता है, जर्मनी का था लेकिन इसको अंग्रेजों ने हायर किया, एंड
ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है ये मैंने यहां पर बता दिया है, अलग स्लाइड बना रखी है, बट अभी आपको यहां पर ये कीवर्ड याद रखना है, डीट्रिच ब्रांडिस, ये मैं आपको नाम पूछूंगा बीच बीच में। ठीक है, ब्रांडिस, ब्रांडी याद रख लेना, ब्रांडिस नहीं याद हो रहा तो ब्रांडी याद रख लेना क्या है, जंगल से मिली कच्ची ब्रांडी। ठीक है, हाँ, या डाइट रिच ब्रांडी, है ना, ऐसे करके ट्रिक बना लेना, याद हो जाएगा। शुरुआत कैसे हुई, 1864 में इन्होंने आईएफएस सेटअप करा। आईएफएस का मतलब क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इस 1864 के आईएफएस में क्या हुआ होगा, इन्होंने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया और बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वाला ऑफिसर होगा, फॉरेस्ट रेंजर होगा, उसके नीचे डिप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर, उसके नीचे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उसके नीचे फॉरेस्ट गार्ड। तो ये जो पद बने हुए ना आज के, ये 1864 के पोस्ट है। फॉरेस्ट में तो ज्यादातर वही है, अभी तक कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए। 1865 में इन्होंने आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक एक्ट भी बना दिया कि फॉरेस्ट को किस तरीके से आप रेगुलेट करोगे और क्या पनिशमेंट्स होंगी। तो दिस वाज अमेंडेड इन 1878 एंड 1927, दो बार अमेंड हुआ है। 1906 में इंपीरियल एफआरआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई। आज आपने क्या हटा दिया शब्द, इंपीरियल शब्द हटा दिया, क्योंकि इंपीरियल का मतलब क्या था, ब्रिटिश गुलाम, गुलाम गुलाम देश का एफआरआई। अब हम गुलाम थोड़ी हैं, अब हम क्या हो चुके हैं, इंपीरियल का ऑपोजिट क्या होगा, सोवरीन। सो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया देहरादून में, और उसी ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम को लीगलाइज करा। हालांकि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम ब्रांडिस ने शुरू कर दी थी, बट उसके बाद 1906 के बाद वो जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम डेवलप हुई है वो हमारे 1990 तक चली। इतना तो आपको हिस्ट्री याद रखना है। मेरे को 3 ईयर याद रखने, कौन कौन से, आईएफएस की सेवाएं कब शुरू हुई, एफआरआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, और फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहली बार कब बना, 1860। इंडियन फॉरेस्ट्री के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल कौन थे, डाइटरिच ब्रांडी। ठीक है, इसका लोगों पर क्या असर पड़ा, ये सब क्योंकि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिस्टम का में फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन कैसे होता था, डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट एज पर द फॉरेस्ट एक्ट 1865। इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, अभी जब हम फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, और फिर एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, जब एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी पढ़ेंगे, तो थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं, बट इसी स्ट्रक्चर पर है वो सारा। तो एक तो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर सबका टोटल बैन होगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी के लिए। उसके बाद दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और उसके बाद आता है विलेज फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट के अंदर कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी लाना है, आग जलाने के लिए लकड़ी लाना है, पत्ते लेने हैं, ये सब अलाउड है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये आज भी अलाउड है जंगल वंगल में। तो आपको ये 3 टाइप के फॉरेस्ट एक्ट वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा भी है उसने यूपीएससी में, कि फॉरेस्ट एक्ट 1865 के हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई थी फॉरेस्ट के डिविजन्स की। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। आप नेशनल पार्क पढ़ोगे ना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उसका जो मैप ऐसे करके देता है ना, वो जिम कॉर्बेट, उन कॉर्बेट वगैरह का मैप देगा कि इतना एरिया रिजर्व्ड है, इतना प्रोटेक्टेड है, इतना विलेज फॉरेस्ट है। आप मुझे बताओ, इन तीनों में से जो नेशनल पार्क है वो किस में लोकेटेड होता होगा, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज कंप्लीटली रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेगा तब उसमें प्रोटेक्टेड के साथ, रिजर्व के साथ साथ प्रोटेक्टेड भी आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें ये भी आता है। बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारा एरिया आ सकता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में गांव वाँव वगैरह ये सब होते हैं।